हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम राजस्थान का इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे कि रियासतों का विलय राजस्थान में किस किस प्रकार किया गया था। हम उसके 2 पार्ट पढ़ चुके थे और वैसे एकीकरण की भाषा में बोलूं तो हम उसके 4 चरण पढ़ चुके थे कि 4 चरण किस किस प्रकार हुए थे और उन चरणों का विलय किस किस प्रकार किया गया था। और मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि टोटल 7 फेज का कार्यक्रम था, 7 चरणों में किया गया था। तो आज जो बाकी बचे हुए 3 चरण है वो पढ़ के और इसकी इतिश्री कर लेते हैं आपने। मैं थोड़ा सा वापस थोड़ा पीछे से समझाऊं इसको। तो मैंने पिछले 2 क्लासों में जो बताया था उसका मैं थोड़ा सा यदि बता दूं तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ सीप बोलते थे और 1 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी या केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे। 3 ठिकाने मैंने आपको बताए थे। एक था नीमराणा, अलवर के पास में पड़ता था, प्रथम चरण के अंदर ले लिया गया था। एक बताया था कुशलगढ़, बांसवाड़ा के पास में पड़ता था, द्वितीय फेज के अंदर ले लिया गया था। एक ठिकाना हुआ करता था लावा। लावा को जयपुर रियासत में मिला लिया था पहले। आज वैसे हम पढ़ लेंगे लोग, मैं यही बात आगे तुम बता देता हूँ। 19 जुलाई 1948 को ही जो लावा ठिकाना था वो पहले से जयपुर रियासत के अंदर मिला दिया गया था। यही जयपुर कछवाहा राजवंश की रियासत हुआ करती थी। लावा भी जो था वो कछवाहा राजवंश की एक ब्रांच होती है, नरुका ब्रांच का ठिकाना हुआ करता था। इनको पहले से जयपुर रियासत में मिला दिया। तो 3 ठिकाने तो हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा वो अलग से पड़ा है, उसकी कोई समस्या थी नहीं, उसका अलग से अपना जो भी प्रशासनिक सिस्टम था वो चल रहा था। रियासतें बची 19। शुरुआत में जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि 5 जुलाई को प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट बनी थी और उसने प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट ने कहा था कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से अधिक हो संघ में अपना अस्तित्व स्वतंत्र रख सकती है, वो इंडिपेंडेंट रह सकती है यूनियन के अंदर, बाकी सबको अपना मर्जर करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था कि वो 4 रियासतें, एक जयपुर हुआ करती थी, एक जोधपुर हुआ करती थी, एक मेवाड़ और एक बीकानेर, ये रियासतें थी। तो इस प्रकार शुरुआत में जब ये बात कर दी गई तो 19 में से 4 का तो विलय आप कर ही नहीं सकते, तो पीछे रियासतें बची थी 15 जिनका विलय किया जा सकता था। 4 रियासतें अपना अस्तित्व स्वतंत्र रख सकती थी। फिर हमने और पढ़ा था कि बाद में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई को पारित हुआ था तो उसका जो सेक्शन 8 था उसमें अंग्रेजों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और सब रियासतों को मजबूर होना पड़ा अपना विलय करने के लिए। हमने और पढ़ा था कि सबसे पहले यदि कोई साइन करता है तो 7 अगस्त को बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह, उन्होंने साइन कर दिए थे। और सबसे अंत में यदि किसी ने साइन किए थे तो 14 अगस्त को धौलपुर के राजराणा हुआ करते थे उदयभान सिंह जी, उन्होंने बाद में साइन किए थे। ये बातें हम पढ़ चुके थे पहले। 15 रियासतों की जहां तक बात रही, मैंने फिर आपको समझाया था कि इन 15 में से 2 रियासतें ऐसी थी, एक अलवर और एक भरतपुर, और उन दोनों का जो प्रशासन था वो भारत सरकार अपने कब्जे में ले चुकी थी। क्यों ले चुकी थी मैंने वो भी बता दिया था कि अलवर जो था उस पे सांप्रदायिक समस्या था, जो महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था उसका चार्ज चल रहा था उसके राजा और उसके प्रधानमंत्री पे, इसलिए सबसे पहले अलवर का लिया गया था। ये कि ये समस्या भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह के साथ थी, इसलिए ब्रजेंद्र सिंह जी तो खुद ही दे के आ गए थे और सप्रू को वहां का प्रशासक बना दिया गया था। जब 15 में से 2 वो और निकल गई तो पीछे बची 13। जब भारत सरकार ने 2 अपने पास में ली, अलवर और भरतपुर, तो उनको लगा इनके नजदीक और कौन सी पड़ती, तो कहा इनके नजदीक एक तो धौलपुर और एक करौली का, इन 2 को और लो, इन 2 को और इन 2 को इनका मर्जर करो और एक यूनियन बना दो, मत्स्य यूनियन। और प्रथम चरण में हमने पढ़ा था कि मत्स्य संघ बनाया गया था, तो 2 उसके बाद वो और निकल गई। पीछे रियासतें बची 11। ये जो 11 रियासतें बची थी पीछे, इनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जिनके लिए थोड़ी अलग सी कंडीशन लग रही थी। जो जैसलमेर जोधपुर के साथ में घूम रहा था तो कहा जैसलमेर का जब जोधपुर का करेंगे तब देख लेंगे। सिरोही मैंने बताया था वल्लभ भाई पटेल सिरोही को उधर गुजरात के अंदर मिलाना चाहते थे, या अच्छे शब्दों में बोलो तो उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे के अंदर मिलाना चाहते थे। तो 2 की समस्या वैसे खत्म हो गई, पीछे बची 9। ये 9 रियासतें द्वितीय चरण में एक साथ ले ली गई थी। मैंने बताई भी थी कि 9 कैसे, तो 3 हाड़ौती वाली कोटा बूंदी झालावाड़, 3 वागड़ वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत टोंक, और 2 वो छोटी छोटी रियासतें जिनको मिलाना अजमेर मेरवाड़ा में था पर उन्होंने विरोध किया तो उनको राजस्थान संघ में मिलाया गया था। एक थी किशनगढ़ और एक थी शाहपुरा। 9 रियासतें एक साथ ले ली गई थी। तो वास्तव में जो एकीकरण जो था वो प्रथम और द्वितीय चरण के अंदर अपने जितनी रियासतों का करना था वो कर चुके थे हम। पर बाद में अब जो बड़े मगरमच्छ बच गए थे इनकी समस्या से निजात पाई गई और तीसरे चरण में एक ही रियासत ली गई थी मेवाड़।
और राजस्थान संघ की जो 9 रियासतें थी उनमें मेवाड़ को मिला के वो रियासतें कर दी गई 10। उसके बाद चौथा चरण आया, चौथे चरण में 4 रियासतें, 3 तो बड़े बड़े मगरमच्छ ले लिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और जोधपुर की समस्या हल हुई तो अपने आप में जैसलमेर की समस्या हल हो गई तो जैसलमेर ले लिया गया। तो 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़, 10 और 4 ही और मिला के हो गई 14, और ये बन गया वरहट राजस्थान। 14 ये वरहट राजस्थान के अंदर पड़ी है, 14 तो उसको हम ग्रेटर राजस्थान बोलते हैं, उसके अंदर आ गई, और 4 पहले से जो मत्स्य यूनियन चल रहा था उस मत्स्य यूनियन के अंदर आ गई, मतलब रियासतें कुल हो गई 18। और एक अब सिरोही बची, सिरोही बॉम्बे और राजस्थान के बीच में अधर झूल का है, बाकी 18 रियासतों का विलय हो चुका है। तो राजस्थान का 18 रियासतें मतलब आ गई, बस 2 टुकड़ों में पड़ी 18 रियासतें, 14 का टुकड़ा एक अलग है, 4 का टुकड़ा अलग है। 14 लगभग बड़ी बड़ी रियासतें थी, आ गई थी, इसीलिए हम कहते हैं कि जब वरहट राजस्थान बना 30 मार्च को, उसी को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने बता भी दिया था क्यों, क्योंकि उस दिन वो नया साल शुरू हो रहा था, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 शुरू हो रहा था, इस वजह से। अब इससे आगे का घटनाक्रम पढ़ते हैं, इससे आगे क्या क्या बातें हो रही थी, क्या चीजें हो रही थी, बाकी सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी, ये रिवीजन था, हम इसे आगे पढ़ लेते हैं। अब इसे आगे हम चलते हैं तो पंचम चरण आया, 5वां चरण आया। 5वां चरण में क्या करना है, कहा गया साहब पहला चरण कौन सा, तो का मत्स्य संघ। चौथा चरण कौन सा, का ग्रेटर राजस्थान का इनका मिलन। 1 और 4 5 होते हैं, वो का वो 5वां चरण। पहले चरण को और चौथे चरण को आपस में मिलाना है, इसी को 5वां चरण कहा गया, और कुछ ही नहीं। पहला चरण कौन सा, याद रख लो, मत्स्य यूनियन है। चौथा चरण ग्रेटर राजस्थान है अपना। इन दोनों को मिला के इस बार एक बड़ा नाम दे दिया गया, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान कर दिया गया, संयुक्त वरहटर राजस्थान कर दिया गया। ये जो प्रक्रिया थी ये 15 मई 1949 को संपन्न हुई। 15 मई 1949 को कह दिया गया कि साहब आप दोनों मिल जाओ, और कुल मिलाकर ज्यादा अच्छे शब्दों में कहो तो मत्स्य यूनियन का ग्रेटर राजस्थान के अंदर मर्जर कर दिया गया, और मर्जर करके इसका एक अलग से नाम दे दिया गया, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान इसका नाम दे दिया गया। मत्स्य संघ मिलाया गया था 5वें चरण में, याद रखने वाली बात है। अब क्यों मिलाया गया, इसके पीछे थोड़ी सी बात और पढ़ते हैं। कौन कौन सी रियासतें थी, मैंने बताया था, अलवर का नियंत्रण सरकार के पास था, भरतपुर का नियंत्रण सरकार के पास में था, और 2 बाद में और मिलाई थी, एक तो धौलपुर मिलाई गई थी और एक करौली मिलाई गई थी, पढ़ा था। अब जब ये मत्स्य संघ बनाया गया था तब भी ये एक बात कही गई थी कि भविष्य में या तो इसको राजस्थान में मिलाया जाएगा या इसको उत्तर प्रदेश में मिलाया जाएगा, इधर राजस्थान और यूपी के अंदर इसका विलय किया जाएगा, मर्जर किया जाएगा। अब भरतपुर और धौलपुर में ऐसी मांग उठने लगी, भरतपुर और धौलपुर ने कहा कि हमारा तो एक अलग से एरिया बनाओ और उसका नाम दो ब्रज प्रदेश, हमारा एक ब्रज प्रदेश बना दिया जाए। इधर अलवर और भरतपुर में जो मेव रहते थे, मेव जाति के लोग थे, उनका वैसा हमारा एक अलग बनाओ और हमारा बनाओ मेविस्तान। कुछ भरतपुर और धौलपुर के कुछ नेता थे जो ये चाह रहे थे कि हमें तो यूपी में मिलाओ, इवन यहाँ के राजा भी, किसान सभा और राजा भी ये चाहते थे कि हमें यूपी के अंदर मिला दिया जाए। जो जागीरदार थे वो चाहते थे कि हमें राजस्थान में मिला दिया जाए। समस्या गंभीर। किसान सभा, समाजवादी सभा संघ को विफल करना चाहती थी। अलवर का जो अपना राजगढ़ वाला इलाका और जो नीमराना वाला इलाका है, यहाँ पे समाजवादियों का बहुत बड़ा प्रभाव था, आरएसएस एक्टिव हो रखी थी। मत्स्य यूनियन था, वो इकोनॉमिक में इतना साउंड नहीं था, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो कहा गया अब इनका क्या किया जाए। वापस 4 राजाओं को इकट्ठा किया, भाई साहब क्या समस्या बताओ, किसमें मिलना है, यूपी में मिलना है, राजस्थान में मिलना है, किधर मिलना है। 2 अलवर वालों ने और करौली वालों, इन्होंने कहा साहब राजस्थान। भरतपुर और धौलपुर वालों ने कहा यूपी का, वापस सोचो समझो क्या करना है। फाइनली भरतपुर वालों ने भी कहा कि राजस्थान, पीछे एक बचे धौलपुर वाले सबसे लास्ट में माने, और धौलपुर वालों ने भी बाद में राजस्थान कह दिया। पर धौलपुर वालों ने फिर भी कि भाई साहब यदि हमारी जनता यूपी में मिलना चाहती, नहीं, जनता से और पूछो, जनता यूपी में मिलना चाहती तो हमें यूपी के अंदर मिलाया जाए। तो याद रखना, ये कभी कोई पूछ ले कि कौन सी जो रियासत थी वो अंतिम समय तक अपना विलय जो है वो यूपी के अंदर करना चाहती थी, तो ध्यान रखना धौलपुर। वैसे दोनों थे, भरतपुर और धौलपुर, पर लास्ट तक यदि कोई लगा हुआ था तो धौलपुर वाले लगे हुए थे। तो फिर भारत सरकार ने कहा भाई साहब ठीक है, हम एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी अपनी जो रिकमेंडेशन देगी उसके आधार पर हम निर्णय ले लेंगे। तो एक कमेटी बनाएगी, शंकर राव देव कमेटी बनाई गई थी, ये नाम लिखा होगा, शंकर राव देव कमेटी। और इनको कहा गया तुम इन रियासतों के अंदर जाओ, लोगों से पूछो कि वो यूपी की तरफ जाना चाहते हैं या राजस्थान की तरफ जाना चाहते हैं।
दो सदस्य और थे, एक आर के सिद्धवा हुआ करते थे और एक प्रभु दयाल हुआ करते थे। और इस समिति ने फाइनली कहा कि भाई साहब जनता जनार्दन ये चाहती है, जनता की मांग ये है कि हमारा राजस्थान के अंदर मर्जर कर दिया जाना चाहिए। तो फाइनली पूरा मत्स्य यूनियन किसमें मिला दिया गया, अपने राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। अब उधर मत्स्य यूनियन का क्या ढांचा था, तो उधर एक राज प्रमुख है, एक उपराज प्रमुख है, एक प्रधानमंत्री है। इधर वरत राजस्थान में भी एक राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री। हालांकि यहाँ पे महाराज प्रमुख और हुआ करता था, पर वो एक ऑनररी पोस्ट ही हुआ करती थी, मुख्यतः काम करने वाले तो राज प्रमुख ही हुआ करते थे। तो कहा गया कि उधर धौलपुर और करौली वाले जो उदयभान सिंह जी और गणेश पाल को राज प्रमुख और डिप्टी राज प्रमुख बनाया हुआ था, तो उनको कहा गया भाई साहब आपको तो अब अपने पद से हटाया जाएगा, राज प्रमुख तो अब इधर सवाई मान सिंह सेकंड है वो के वही रहेंगे, पर जो प्रधानमंत्री है इनको इधर हम मर्ज कर लेंगे। अब उधर प्रधानमंत्री कौन, शोभाराम कुमावत, इधर बड़े वाले का प्रधानमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री। तो कहा इधर प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री को रखो, कुमावत जी का कुमावत जी आप भी इधर आ जाओ, आपको प्रधानमंत्री तो बनाएंगे नहीं। उनको बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर बना लिया गया था, इधर बाद में लेके आ गए थे। तो शोभाराम कुमावत जी जो थे उनको अपने हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया गया था। ये आपका 5वां चरण। सीधी बात याद रखनी, 1 + 4 5 है। पहला चरण और चौथा चरण मिलाओ और मिला के जो बनता है वो 5वां चरण बनता है अपने आप में। ये थोड़ी सी बातें याद रखना कि अंतिम समय तक उधर यूपी की तरफ कौन जाना चाहता था, या ब्रज प्रदेश कौन बनाना चाहता था, मेविस्तान की मांग कहां कहां उठ रही थी। तो ये सारी चीजें आपके काम आएगी, मेंस में काम आ जाती है, प्री में काम आ जाती है, कोई इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो ये 5वां चरण। ये समिति का नाम याद रखना, शंकर राव देव समिति पूछते हैं। फिर भी कभी अपनी किस्मत खोटी हो, अपने भाग खराब हो और सदस्य पूछ ले तो आर के सिद्धवार, प्रभु दयाल के नाम थोड़े से आप और याद रख लेना। इसके बाद में अगला 6वां चरण जो है, इसका 6th फेज जो है, 6ठा चरण इसका आ गया। अब 18 मिल गई साहब, तीनों ठिकाने मिल गए। मैंने बताया था लावा वाला, मैंने बताई थी जयपुर के अंदर मिलाया जा चुका था। लेकिन एक तो केंद्र शासित प्रदेश पड़ा अजमेर मेरवाड़ा का, उसका तो अलग ही स्टेटस है। बात आई सिरोही पे। सिरोही को क्या किया? शुरुआत में ये जो अपने रियासतें हुआ करती थी, यहाँ जो अंग्रेजों की एजेंसी काम करती है उसको बोलते राजपूताना एजेंसी, और जो गुजरात साइड में एजेंसी काम करती है उसको गुजरात एजेंसी बोला करते थे। शुरुआत में कहा गया कि राजपूताना एजेंसी की कुछ रियासतें जो गुजरात के नजदीक पड़ती है उनको गुजरात एजेंसी में मिलाई जाए। जैसे तो कहा सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ, उधर पालनपुर, ईडर, दाता, विजयनगर, ये खूब सारी रियासतें थी, इनको कहा गुजरात एजेंसी में मिलाया जाए। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं यार ये तो मत मिलाओ, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ ये मत मिलाओ, उधर वाली दाता, पालनपुर, ईडर, विजयनगर वो आप गुजरात के अंदर मिला दो। सिरोही को एक बार भारत सरकार अपने कंट्रोल के अंदर रखे, सिरोही को एक बार अलग रखो। सिरोही में और लफड़ा चल रहा, सिरोही के अंदर राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां पे राजा के उत्तराधिकारी के लिए विवाद चल रहा था। हालांकि एक कमेटी बनाई हुई थी उत्तराधिकारी के लिए, वो अपना मत देख रही थी उस टाइम में। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। गोकुल भाई भट्ट उस समय अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। गोकुल भाई भट्ट कौन बुलाया, उन्होंने कहा एक बार इसको पढ़ा रहने दो, एक बार भारत सरकार अपने कंट्रोल में रख ले, बाद में इसका देख लेंगे। थोड़े दिन बाद भारत सरकार ने वापस इनको बुलाया, इनको गोकुल भाई भट्ट को बुलाया, जो राजमाता थी उनके सलाहकार भी हुआ करते थे। बुला के यार इसको अलग कहाँ रखें यार, हम इसको गुजरात एजेंसी के अधीन दे देते, बॉम्बे स्टेट के अधीन दे देते। तो उधर बॉम्बे स्टेट को कहा कि तू इसका कार्य देखना शुरू कर दे। लेकिन फिर मांग उठ रही थी कि भाई बताओ सही सिरे का एग्जैक्टली क्या करना है, करना नहीं। जब उदयपुर का विलय राजस्थान के अंदर किया गया था तो अपने राजस्थान के एक बड़े नेता हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री, और शास्त्री जी ने उस दिन वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिखा, और शास्त्री जी ने उस दिन वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आज बहुत खुशी हुई कि उदयपुर जैसी महान रियासत, मेवाड़ जैसी महान रियासत का विलय कर दिया गया इधर, और अब मैं समझता हूं कि अब सिरोही भी बहुत जल्दी उसका मामला सुलझा लिया जाएगा और उसे भी राजस्थान के अंदर मिला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है, और गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान के लिए संघर्ष किया है, सिरोही के लिए संघर्ष किया है, इसलिए हम राजस्थान चलाने के लिए हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उसके लिए हमें सिरोही चाहिए, तो हमें सिरोही दिया जाए। लेकिन पटेल बड़े इंटेलिजेंट थे, गुजराती आदमी इस मामले में इंटेलिजेंट होते हैं। आज भी देश की स्थिति देख के आपको लग रहा होगा गुजराती कितने इंटेलिजेंट है। तो वल्लभ भाई पटेल कुछ ही नहीं बोले, मौन, कोई आंसर नहीं दिया। थोड़े दिन बाद शास्त्री जी ने एक तार और भेजा, पर पटेल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। पटेल क्या समस्या दूसरी, पटेल ये चाहते थे कि दो चीजें, आबू और देलवाड़ा आपने लिया जाए। मैंने पहले वीडियो के अंदर ही बताया था आबू देलवाड़ा वाली क्या चीजें थी, कि जो आबू था वो एक पर्यटक स्थल है, देलवाड़ा है वो जैनियों के बहुत अच्छे अच्छे से मंदिर बने हुए, और वो
यदि ये दोनों स्थान गुजरात में जाएंगे तो टूरिज्म का रेवेन्यू गुजरात को मिलेगा, दोनों स्थान यदि राजस्थान में आएंगे तो टूरिज्म का रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा। वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती थे, वो चाहते थे दोनों गुजरात के अंदर जाए, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो गुजरात में जाएंगे, वो सिरोही को उधर मिलाना चाहते थे। सिरोही के लोगों ने विरोध किया, तो वल्लभ भाई पटेल एक और ट्रिक लेके, और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सिरोही के विभाजन कर दिया जाए, सिरोही का पार्टीशन कर दिया, और हमारे सिरोही के टोटे टोटे कर दिए गए, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अब वो देलवाड़ा तो ले गए पटेल, और बाकी क्षेत्र दे दिया अपने को। अब वो देलवाड़ा 89 गांव लेके गए थे, 89 गांव उन्होंने ले लिए, मतलब 2 टुकड़े कर दिए। अब वो देलवाड़ा वाला पोर्शन और सहित 89 गांव तो मिला दिए उधर बॉम्बे स्टेट के अंदर, और बाकी वाला जो था वो आपने मिला दिया राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जो मिलाया था इसके अंदर एक गांव था हातल, ये अपने गोकुल भाई भट्ट का गांव था, तो गोकुल भाई भट्ट वाला गांव इधर दे दिया, क्योंकि हीरालाल शास्त्री क्या कह रहे थे कि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते, तो अल्लाह गोकुल भाई भट्ट वाला गांव आप रख लो, तो हातल वाला गांव इधर दे दिया और बाकी उधर कर दिया गया। 304 वर्ग मील के आसपास का क्षेत्र था जो उधर बॉम्बे बॉम्बे स्टेट में मिलाया गया था, और बाकी वाली सिरोही अपने राजस्थान के अंदर मिला दी गई थी, जिसमें हातल गांव भी शामिल था। ये जो प्रक्रिया है ये अपने 26 जनवरी 1950 को संपन्न कर दी गई। हालांकि हमारे लोगों ने बहुत विरोध किया था, और हमारे लोग जब पटेल नहीं माने तो नेहरू जी के पास गए और नेहरू जी को जाके कहा था कि नेहरू जी ये बहुत गलत किया, हमारे सिरोही के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिए, हमारे तो खेत इधर रह गया, घर उधर रह गया, पशु उधर मांगते हैं, सोते इधर, यार क्या स्थिति कर दी। नेहरू जी ने पटेल से पूछा वापस कि पटेल महोदय आपने ये क्या किया, ये सिरोही वाले कह रहे हैं कि हमारे सिरोही को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आधा हमारे राजस्थान में कर दिया, आधा हमारे गुजरात के अंदर कर दिया, जबकि ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ही रखा जाना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने वापस कहा कि नहीं, ये चाहते हैं इनको गोकुल भाई भट्ट मिले, मैंने गोकुल भाई भट्ट दे दिए। बड़ा बचकाना सा जवाब था। आप याद रखना, कोई पूछ सकता है कि किसने कहा था कि राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वह हमने दे दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सिरोही का मर्डर कर रहे थे उस समय ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो ये थोड़ी सिरोही वाली बात याद रखना। सिरोही को गुजरात में मिलाने के पीछे वो ये रीजन भी दे रहे थे कि सिरोही के जो राजा उनके कच्छ और काठियावाड़ के राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। सिरोही के भूभाग के अंदर गुजराती भाषा भी बोली जाती थी, जबकि जो राजस्थान में मिलाने के पक्षधर थे वो कहते थे कि नहीं साहब, ऐतिहासिक रूप से सिरोही हमेशा राजस्थान का पार्ट रहा है। इवन की जब अंग्रेजों की राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां हो रही थी तो हम देखते हैं कि 1818 में लगभग सारी रियासतों ने संधि कर ली थी, और हम पढ़ते हैं कि सिरोही ने 1823 में संधि की थी। इसका रीजन ही ये था कि सिरोही के साथ शुरुआत में संधि इसलिए नहीं हुई कि जोधपुर के राजा हुआ करते थे मानसिंह, और मानसिंह ने ये कहा था कि सिरोही हमारे जोधपुर का पार्ट है, और इसलिए यदि जोधपुर के साथ संधि हो जाती है तो सिरोही के साथ संधि करने कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। हालांकि बाद में सिरोही के जो राजा थे शिव सिंह, उन्होंने जाके डॉक्यूमेंट दिखाए अपने, उन्होंने कहा नहीं साहब हम अलग है, हम इनके साथ में नहीं आते हैं, तब जाके सिरोही के साथ अलग से संधि की गई थी। तो कुल मिला कहने का मतलब कि भूभाग शुरू से इधर से रहता है। फिर सिरोही के अंदर चौहान वंश था, चौहान वंश की देवड़ा ब्रांच हुआ करती थी। वो जो देवड़ा थे वो जालोर से गए। जालोर में जब 1311 में जब चौहानों की सोनगरा ब्रांच का पतन हो गया था तो यहाँ से जो लुम्बा देवड़ा थे वो उधर आबू चंद्रावती की तरफ चले गए थे। तो हिस्टोरिकली रूप से सिरोही हमेशा हमारे राजस्थान का पार्ट रहा था। तो हम मांग रहे थे कि हमारा तो हमें दिया जाना चाहिए, पर उस समय पटेल की तूती बोलती थी, देश में उनकी चलती थी, तो ले गए तो भाई सब ले गए, टुकड़े टुकड़े करके। पर आधा सिरोही तो अपने को ले लिया। 26 जनवरी 1950 को अपने आधा सिरोही लेने में कामयाब हो गए थे। अब कहा गया कि आधा सिरोही और ले लिया। अब तक हमारे नाम ये थे मत्स्य यूनियन, राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। अब क्या है ये छोड़ो, अब जब सिरोही भी इधर मिलाई दिया, भले आधा उधर आधा तो इधर मिलाई दिया है, तो अब इसका नाम राजस्थान ही कर दो। तो आज हमारे भूभाग का नाम हम जो ये राजस्थान देखते हैं ये वास्तव में 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। इससे पहले अपने अलग अलग नाम हुआ करते थे, और जब ये राजस्थान नाम कर दिया गया 26 जनवरी 1950, वापस आप याद कर लें, इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के बाद में कहा गया कि ये जो इन रियासतों के अंदर जो प्रधानमंत्री काम करते हैं इनका नाम आपसे साहब प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, इनको मुख्यमंत्री कहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अब देश का एक ही होगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ही। अब जो राज्यों के अंदर बनेंगे उनको मुख्यमंत्री कहा जाए, उनको चीफ मिनिस्टर कहा जाए। तो साहब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए यहाँ पर? तब तक चुनाव हुए नहीं थे, चुनाव अभी होने थे। चुनाव हो जाते उसके बाद वो जनता जो चुनती, जिसको निर्वाचित करती वो देता। अब किसको किया जाए? तो फिर कहा कि मनोनीत कर दिया जाए, नॉमिनेट कर दिया जाए। तो कहा वरहत राजस्थान में अब तक जब हीरालाल जी काम कर रहे हैं तो आगे भी हीरालाल जी को काम करने दिया जाए, और हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, फर्स्ट नॉमिनेट सीएम यदि कोई राजस्थान के बनाए गए थे तो हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे।
पर वही बात मैंने एक दिन आपको पहले बताई थी कि शास्त्री जी को जब बनाया गया था तो दो बड़े नेता नाराज हुए, एक तो जयनारायण व्यास नाराज हुए और एक माणिक्यलाल वर्मा नाराज हुए। उन्होंने कहा साहब हमें बनाया जाए, इस आदमी को क्यों बना दिया गया। नेताओं में पद को लेके लालसा, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस हमेशा बने रहते हैं। वर्तमान राजस्थान का सीनेरियो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, ऐसी सब जगह चली है। नेता हमेशा इसी प्रकार के रहे हैं। नेता में ये एक गुण हमेशा ही रहता है कि वो पद प्राप्त करना चाहता है और होना भी चाहिए। पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं, भले ही आप कितनी छड़ियां खाओ दूसरी कि हम तो देश सेवा और समाज सेवा के लिए राजनीति करना चाहते हैं, बाकी हकीकतें हमारे सबके सामने रहती है हमेशा। तो उन्होंने कहा हमें सीएम बनाया जाए और उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हीरालाल शास्त्री को तो हटाया जाए। फाइनली भारत सरकार ने हीरालाल शास्त्री को हटाया मनोनीत सीएम से और अपने राजस्थान को एक ऐसा सीएम दिया जो उस समय आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, आईसीएस हुआ करते थे, सीएस वेंकटाचार्य। किसी टाइम में बीकानेर रियासत के अंदर काम कर चुके थे सीएस वेंकटाचार्य। बीच में भी मैंने और नाम बताया था, आईसीएस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। और इनको कहा गया वेंकटाचार्य को आप राजस्थान के सीएम हो, मनोनीत सीएम बना दिया गया। तो याद रखना कि राजस्थान में किसी आईएएस को सीएम बना दिया गया था। कौन थे? तो सीएस वेंकटाचार्य थे। लेकिन जयनारायण व्यास इतने भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा खैर केवल हीरालाल शास्त्री को हटाना नहीं है, मुझे बनाना भी है, मुझे बनाओ आप। तो फिर इनको भी हटाया गया और इनकी जगह पे व्यास जी बना दिए गए। तो तीसरे जो अपने नॉमिनेट सीएम बना दिए गए थे वो व्यास जी थे। कुल ये 1950 के बाद की प्रक्रिया चल रही है अपने। कुल मिला के अपने राजस्थान में 3 नॉमिनेट सीएम बन गए। पहले बन गए थे अपने हीरालाल शास्त्री, दूसरे बन गए थे सीएस वेंकटाचार्य, ये थोड़े आईसीएस थे, ये बात याद रखनी है, और तीसरे बन गए थे अपने जयनारायण व्यास। अब आ गया 1952। 1952 में हमारे देश के पहले आम चुनाव हुए। फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन थे वो 1952 के अंदर हुए। चुनाव हुए तो अपने राजस्थान की विधानसभा में 160 सीटें हुआ करती थी, तब 160 सीटें हुआ करती थी। इनके लिए चुनाव करवाए गए। सब नेताओं ने चुनाव लड़ा कि भाई आप तो चुनाव लड़ लो, जो जीत के आएगा उस हिसाब से बना देंगे। आप भाग्य का चक्कर देखिए, हम जितने नेताओं के नाम पढ़ते हैं, जिन को हम प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान देखते हैं, जिन को हम राजस्थान के बड़े आंदोलनों का अगुवा और सूत्रधार के रूप में जानते हैं, वो तमाम लोग इस प्रथम आम चुनाव के अंदर चुनाव हार गए थे। जो जितने बड़े बड़े नाम है, आपके कोई माणिक्यलाल वर्मा थे, गोकुल भाई भट्ट थे, ये आपके जयनारायण व्यास थे, कोई विजय सिंह पथिक थे, जितने बड़े नाम है ये तमाम लोग उस प्रथम आम चुनाव के अंदर हार गए थे। हालांकि बड़ा यूं सोचने वाला विषय है कि हम अक्सर कहते हैं कि ये जन नेता थे, तो जन नेता उस प्रथम आम चुनाव में हार क्यों गए थे? ऐसा क्या केमिकल लोचा हुआ उस प्रथम आम चुनाव के अंदर कि तमाम दिग्गज धराशायी हुए थे? व्यास जी के साथ तो समस्या और गंभीर हुई। व्यास जी ने कांग्रेस के टिकट पे 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक जोधपुर से चुनाव लड़ा था और एक जालौर से चुनाव लड़ा था। 2 जगह से चुनाव लड़ा। बीच में एक बात आई थी, तो मैंने जोधपुर के एक महाराजा की बात की थी, हनुमंत सिंह। बीच में कई बातें मैंने उनकी बताई थी। हनुमंत सिंह ने उस समय एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, वो राम राज्य परिषद नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और हनुमंत सिंह ने मारवाड़ के अंदर अपने उम्मीदवार कांग्रेस के सामने खड़े कर दिए राम राज्य परिषद से। इवन जोधपुर से तो महाराजा खुद ही खड़े हुए, जयनारायण व्यास जो थे उनके सामने महाराजा खुद खड़े हो गए। हालांकि कहते हैं कि व्यास जी महाराजा के पास गए थे और व्यास जी ने महाराजा को जाके कहा था कि आप मत खड़े होइए, आप महाराजा हैं, भले ही हम एक दूसरे के वैचारिक मतभेद रखते हो, लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। महाराजा ने कहा कि अब जब डेमोक्रेसी आ चुकी है, लोकतंत्र आ चुका है, प्रत्येक व्यक्ति को जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो व्यास जी आप लड़ रहे हो तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा, आपको क्या दिक्कत है इसमें? उनका दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मेरे सामने चुनाव लड़ोगे तो आप हार जाओगे, आप किसी सेफ सीट से दूसरे से चुनाव लड़ लो, यहाँ पे हारने खतरा रहेगा, हारोगे तो आपकी बदनामी होगी, आपकी जो बदनामी है वो मेरी बदनामी है, आप आखिर जोधपुर के राजा हो। जोधपुर महाराजा बड़ा जोरदार रिप्लाई, और जोधपुर महाराजा ने कहा कि व्यास जी ये तो मैं खुद खड़ा हूँ, तो बात दूसरी है, मैं यदि खड़ा नहीं और मेरी जगह में मैं बाटा खड़ा कर दूं, बाटा पत्थर, और मैं लोगों को यदि कहूं कि पत्थर को वोट देने, तो भी व्यास जी आप चुनाव हार जाओगे। व्यास जी को फाइनली लगा कि हाँ जोधपुर में अपने चुनाव हारेंगे, तो व्यास जी जालोर गए, जालोर की एक सीट से और चुनाव लड़े, दोनों सीट से जमानत जब्त हो गई थी, दोनों सीट से व्यास जी चुनाव हार गए थे। जब तमाम बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए तो अब दिक्कत आई कि प्रथम आम चुनाव संपन्न हो गए, अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? हीरालाल शास्त्री ने इधर चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं था। व्यास जी और वर्मा जी 2 बड़े दावेदार हुआ करते थे और दोनों चुनाव हार चुके थे। अब क्या किया जाए साहब, किसको बनाया जाए? तो फिर तो अब जो नए नए जो जीत के आए थे उनमें से किसी आदमी को बनाना पड़ेगा आपको। तो जो प्रथम अपने निर्वाचित सीएम जो बनाए गए थे बाद में, वो थे टीकाराम पालीवाल, दौसा के रहने वाले अपने टीकाराम पालीवाल, इनको बनाया गया। टीकाराम जी अपने जयनारायण व्यास के खास हुआ करते थे।
तो जयनारायण व्यास को पूछा गया था अब आप तो हार गए, क्या किया जाए? तो कहा पालीवाल जी को बना दो। अब थोड़े दिनों बाद में किशनगढ़ की जो सीट थी वो खाली करवाई गई, वहां से चांदबल मेहता चुनाव जीत के आए गए थे, उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहां पे बाई इलेक्शन हुए, वहां पे उपचुनाव हुए और किशनगढ़ के उपचुनाव में जयनारायण व्यास वहां से चुनाव लड़े। अब जब सबको पता ही था कांग्रेस की गवर्नमेंट आई चुकी थी, 82 सीट आई थी कांग्रेस की, सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी वो राम राज्य परिषद हुआ करती थी। 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप याद रखना कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पहली विधानसभा चुनाव के अंदर कौन आई थी, तो उसके अंदर अपने ये आ गई थी, राम राज्य परिषद आ गई थी। चांदबल मेहता वाली सीट किशनगढ़ खाली हुई, व्यास जी यहाँ से चुनाव लड़े, सबको पता था व्यास जी इस बार सीएम बनेंगे और अजमेर में उधर कोई मारवाड़ के राम राज्य परिषद का इतना प्रभाव भी नहीं था और व्यास जी यहाँ से अपना चुनाव जीत के आ गए। और तब तक जो जोधपुर महाराजा थे उनका भी एक विमान दुर्घटना के अंदर निधन हो गया था। आप में से यदि किसी ने जुबेदा मूवी देखी हो तो जुबेदा मूवी में जो मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो उस महाराजा के कैरेक्टर, नहीं देखी हो तो आपको देख लेना वो। तो अब जब व्यास जी जीत के आ गए तो कहा अब क्या किया जाए, तो कहा साहब टीकाराम पालीवाल को तो हटाया जाए, तो इनको थोड़े दिनों बाद में हटा दिया गया। 1952 के पहले चुनाव की बात है ये, टीकाराम पालीवाल बने थे, इनको हटा दिया गया और व्यास जी सीएम बन गए, जयनारायण व्यास सीएम बने। तो अब टीकाराम पालीवाल का क्या किया जाए, तो टीकाराम पालीवाल को बाद में डिप्टी सीएम बनाया गया, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कुल मिला के मुख्यमंत्री से इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, डिमोशन हुआ था, लोगों का प्रमोशन होता है, लोग उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनते हैं, ये मुख्यमंत्री से बाद में उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो व्यास जी वाली गवर्नमेंट में इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ये अपने एक तरीके से प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी बाद में अपने, तो टीकाराम पालीवाल। अब जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए तो इस बार माणिक्यलाल वर्मा नाराज हुए। आप फेल हो जाते हो तब दुख नहीं होता है, दोस्त पास हो जाता है तब ज्यादा दुख होता है। वो जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा जो हमेशा साथ साथ रहा करते थे, इस बार जैसे जयनारायण व्यास सीएम बने, इस बार वर्मा जी ने अपने गुट को अलग करना शुरू किया। वर्मा जी ने दिल्ली जाके शिकायत नहीं की कि व्यास जी का कार्यकाल सही नहीं चल रहा है, व्यास जी को हटाया जाए, किसी दूसरे बंदे को राजस्थान में बनाया जाए। नेहरू जी ने वहां से सुपरवाइजर भेजे, चेक किया, व्यास जी ने कहा सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे तो। वर्मा जी वाला गुट यूं फर्जी है, झूठा बोल रहे हैं। वर्मा जी वाले गुट ने कहा चलो वोटिंग करवा लो, विधायकों की वोटिंग करवा लेते हैं और विधायकों की वोटिंग के अंदर कांग्रेस विधायकों की वोटिंग के अंदर जो जीत जाएगा उसको अपने सीएम मान लेंगे। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वर्मा जी आप तो खुद ही चुनाव हारे हुए हो, चुनाव लड़ेगा कौन? उन्होंने कहा हमारा तो सबसे छोटा है, जो सब टाबर है उसको हम तो चुनाव लड़वा देंगे। और वर्मा जी की गुट से चुनाव लड़वाए गए मोहनलाल सुखाड़िया, मात्र 38 साल का एक युवा जयनारायण व्यास जैसे धुरंधर के सामने, राजनीति के धुरंधर के सामने चुनाव लड़ रहा था और 8 वोटों से मोहनलाल सुखाड़िया जीत गए थे और अपने तीसरे जो मुख्यमंत्री बने वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1954 की बात है, 1954 के अंदर ही बन गई थी। प्रथम विधानसभा चल रही है, प्रथम विधानसभा में ये लगातार घटनाक्रम घटता जा रहा है कि टीकाराम पालीवाल बने, उनको हटा के जयनारायण व्यास को बनाया जा रहा है। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया बन गए और मोहनलाल सुखाड़िया एक बार कुर्सी पर बैठे तो इस कुर्सी पर चिपक ही गए थे वो लगातार 17 साल, 1954 से लेके 1971, 1954 टू 1971 तक लगातार 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। हम आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, तो मोहनलाल सुखाड़िया। आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री, तो मोहनलाल सुखाड़िया। और जब इतने लंबे समय तक रहे तो राजस्थान में खूब सारे विकास के कार्य करवाए। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो मोहनलाल सुखाड़िया। 71 तक, हालांकि 71 में भी राष्ट्रपति चुनाव वाला विवाद हो गया था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने इनको हटा के बरकतुल्ला खान को बना दिया था। यदि वो विवाद नहीं था, मुझे लगता है सुखाड़िया जी कई लंबे साल तक और रहे। आप देखिए कभी आप, मुझे मोहनलाल सुखाड़िया के कैरियर में जब भी देखता हूँ बड़ा रोमांचित महसूस करता हूं मैं कि 38 साल का लड़का सीएम बनता है, 17 साल सीएम रहता है और 55 साल की उम्र के अंदर उसको हटा दिया जाता है। लेकिन 55 साल की उम्र में जब उनको हटाया गया था तब तक वो लगातार 17 साल तक सीएम रह चुके थे। लोगों को 55 साल की उम्र में राजनीति शुरू होती है, 55 साल की उम्र में जाके कोई एमएलए के टिकट मिलते हैं, उसके बाद उनकी राजनीति आगे बढ़ती है। यहाँ पे 55 साल की उम्र में बंदा जब सीएम से हटाया गया तब तक 17 साल सीएम रह चुका था। ये लंबी जैसी रही मोहनलाल सुखाड़िया। ये थोड़ा सा घटनाक्रम आप याद रखना, थोड़ा इधर इससे थोड़ा हम बाहर निकल गए पर याद रहे अपनी घटनाएं कि क्या क्या राजस्थान के इस एकीकरण के चरण के अंदर हुई थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। चरण आ गया, अब फिर थोड़ी सी बातें बताता हूँ। हुआ क्या, पटेल का निधन हो गया था, भारत का एकीकरण करके गए थे, हमारे लौह पुरुष रहे वो, आप बिस्मार्क कह सकते हो उनको भारत का। आप आचार्य जो कौटिल्य या चाणक्य ने जो काम किया था, जो समुद्रगुप्त ने जो भारत को बांधने का काम किया था, वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करके गए थे। हम आयरन मैन के रूप में इनको जानते हैं। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी बातें बनाते हैं कि हमको वो यूनिटी दे के गए थे। पर उनके निधन के बाद
भारत के अंदर तमाम जगह लड़ाइयां होनी शुरू हुई और जो जो क्षेत्र मर्जर किए गए थे उनमें आपस में विवाद उभरने शुरू हुए। अब तेलुगु कहे हम तमिल के साथ नहीं रहेंगे, तमिल और तेलुगु को दोनों भाषाओं का मिला के और एक राज्य बनाया हुआ था आपने मद्रास। मद्रास चूंकि तमिलों को प्रभुत्व था इसलिए तेलुगुओं को लगता था कि हमारे साथ यहाँ पे उपेक्षा हो रही है, हमारे पर यहाँ पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तेलुगु कह रहे थे कि हमारे लिए अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया जाना चाहिए। श्रीपति रामल्लू बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। और केवल यही नहीं, बाकी सब जगह पंजाबी कहे हम हिंदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, पंजाब हरियाणा का विवाद। पहाड़ वाले कहे कि हम नदियों वालों के साथ में नहीं रहेंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का विवाद। गुजराती कहे हम मराठियों के साथ में नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद। उधर नागा कहे कि हम इन दूसरे वालों के साथ नहीं रहेंगे, तो नागालैंड और असम के बीच में विवाद चल रहा। सब जगह छुटपुट ऐसी घटनाएं चल रही थी। पर आंध्र प्रदेश में मामला थोड़ा बढ़ा और श्रीपति रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। शुरुआत में नेहरू जी ये चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए, पर हालांकि सरकार को मजबूर होना पड़ा, हाथों हाथ आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करनी पड़ी। और अब जब आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी तो बाकी उनका भाई हमने कौन से मोरने के बाटे मारे, हमें भी राज्य बनाया जाना चाहिए। तो फिर सरकार ने कहा कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जैसी जैसी सिफारिश देगा उसके आधार पर हम राज्यों का विभाजन करना, मर्जर करना, किस आधार पे कैसे करना, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। फजल अली के अध्यक्षता में, फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी आप नाम याद रख लेना। एक तो फजल अली थे, वैसे तो पॉलिटी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं और शायद दिलीप सर ने अपने वीडियो के अंदर बताई भी थी। एक के एम पन्नीकर, जिनका मैंने बीच में भी नाम बताया था आपको, के एम पन्नीकर जो बीकानेर से संविधान सभा के अंदर भेजे गए थे। और एक हुआ करते थे हरदिनाथ कुंजरू। इन तीनों को एक कमीशन बनाया गया, फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ये इसको चेयर कर रहे थे, तो नाम याद रख लेना। अब इस कमीशन ने कहा, सबको कहा भाई आओ शिकायतें ले लेके आओ रे अपने, क्या क्या तुम्हारी शिकायतें, और हम उन शिकायतों को देख लेंगे। हम राजस्थान वाले भी शिकायतें लेके गए और हमने कहा भाई साहब हमारे वो पटेल जी है ना, वो हमारे सिरों के टोटे टोटे कर गए थे, वो वापस जोड़ो, फेविकोल लगाओ यहाँ पे हमारे। आबू और देलवाड़ा हमें वापस। अपनी तरफ से जो आबू देलवाड़ा की बात करने के लिए गए थे, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए और अपने यहाँ पर एक बेहतरीन जैन मुनि भी, अपने मुनि जिनविजय सूरी, इंटेलिजेंट बंदे थे, तो मुनि जिनविजय जी को कहा गया कि आप जाओ सर, देलवाड़ा में जैन मंदिर बने हुए हैं, आप उनको जाके बताओगे साहब इसका राजस्थान के लिए क्या महत्व है। और फिर क्योंकि इधर सिरोही में चौहानों का शासन रहा था, चौहानों पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखने वाले अपने एक वेल नोन हिस्टोरियन हुए दशरथ शर्मा, जिन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी था अर्ली चौहान डायनेस्टी। मैंने पहले ही किसी एक वीडियो के अंदर बताया था आपको। तो इनको भेजा कि आप जाके बात करो। ये फजल अली कमीशन के पास हम गए, इन्होंने जाकर अब ये हमारी तरफ मिला हो यार, तो फजल अली कमीशन ने कहा कि साहब मिला देंगे, तो आबू देलवाड़ा राजस्थान के अंदर मिला। फिर बात आई अजमेर मेरवाड़ा की। अब जब पूरा राजस्थान मिल रहा है तो अजमेर मेरवाड़ा बीच में टापू बन गया, पंगु होके रह गया बीच के अंदर। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, अपने राजस्थान में डकैतों की समस्या चल रही थी और आसपास के जो भी इलाके के डकैत थे और राजस्थान में डकैती करने के बाद अजमेर भाग जाते। अजमेर चूंकि एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे हो जाती, तो इधर से डाकुओं को वापस लाने में, उनको पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो कहा कि वीपी मेनन का ये कहना था कि अब साहब अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर मिला दिया जाना चाहिए। फजल अली कमीशन ने भी कहा ठीक है साहब, अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दो। उधर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के अंदर एक जगह हुआ करती थी सुनील टप्पा, पर मंदसौर से बहुत दूर पड़ा करती थी, भानुपुरा तहसील का भाग हुआ करता था, शायद बहुत दूर पड़ जाता था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत दूर लगता था। तो कहा इसको इधर राजस्थान में मिलो, तो इसको अपने झालावाड़ के अंदर मिला दिया गया। इधर अपने रियासतकालीन टाइम में टोंक का एक भाग हुआ करता था सिरोंज, मध्य प्रदेश के बाउंड्री लगता हो। जब जिले बनाए गए इसको अपने कोटा जिले के अंदर दे दिया गया। पर जब सुनील टप्पा उधर से लिया तो एमपी वालों ने कहा कि यार ये क्या तरीका है, हमारे किसी का नाम टप्पा है तो तुम टप्पा खिला लोगे इधर, तो उन्होंने कहा ऐसे मत करो, तुम्हें हम सिरोंज वापस दे देंगे। तो हमने उनको हमारा एक सिरोंज वापस दे दिया। आजकल शायद सिरोंज उनके विदिशा जिले के अंदर उधर सिरोंज आता है उनके, तो सिरोंज हमने उधर दे दिया था। वो देख लेना आप कौन से जिले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। कुल मिला के 4 चेंज किए गए, 3 लिए, 1 हमने दिया था। आबू देलवाड़ा लिया, किससे लिया आबू देलवाड़ा? बॉम्बे से। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, हमने मिला लिया। सुनील टप्पा ले लिया, सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया। 4 चेंज किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन थे? फजल अली, के एम पन्नीकर, हरदेनाथ कुंजरू। अपने तरफ से आबू देलवाड़ा की बात करने के लिए कौन कौन गए थे? मुनि जिनविजय सूरी और दशरथ शर्मा। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
ये जो सब बातें थी, ये बातें अपनी हुई 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी पूरी। राजस्थान का एकीकरण इस दिन पूरा हो गया था। अब आप देखना, जो प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी, वो 1 नवंबर 1956 को जाके समाप्त हुई। अब इसमें कितना टाइम लगा है वो आप कैलकुलेट करना, आप कमेंट के अंदर लिखना। आप वो विकास सर कहते रहते हैं कि कमेंट में इसका आंसर दो, तो आप वैसे ही कमेंट के अंदर बताना कि ये इतना जो टाइम लगा था, कितना टाइम था एग्जैक्टली, और वो इस 7 चरणों में कितना समय व्यतीत हो गया था। कुल मिला के 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया। अब जब ये राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, एक बात और सुनो, जो ये फजल अली कमीशन हुआ करता था, फजल अली कमीशन ने एक और बात कही। पहले जब अपना संविधान बना था तो अपने संविधान में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, ABCD नाम करके 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। ए में वे राज्य होंगे जो अंग्रेजों के सीधे अधीन हुआ करते थे, और इनमें एक राज्यपाल बनेगा, गवर्नर। बी में वे राज्य हुआ करेंगे जिनमें राजा बनते थे, राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, जैसे अपने राजस्थान वाले, और इनके अंदर बनेंगे राज प्रमुख। हम देख रहे हैं इनमें राज प्रमुख। सी में वे राज्य होंगे जो अंग्रेजों के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश थे, चीफ कमिश्नरी बोला करते थे इनको, तो चीफ कमिश्नरी होगी। डी के अंदर एक अंडमान निकोबार लिया गया था, अंडमान निकोबार को इधर किया गया। लेकिन अब फजल अली कमीशन ने ये कहा कि भारत में 4 प्रकार के राज्य नहीं होने चाहिए, अब भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होने चाहिए। तो 2 प्रकार कौन से? तो कहा बी को ए में मिला दो और डी को इधर सी में मिला दो, और इनका तो नाम कर दो राज्य और स्टेट, और इनका नाम कर दो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब अपने 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो कुल मिला के ABCD का विभाजन था समाप्त कर दिया। बी को जब ए में मिलाया तो कहा ये बी वाले राज प्रमुख का हटा दो, जितने भी राज प्रमुख इन सबको हटा दिया जाए। तो साहब, तो अब इन सबको क्या बोलेंगे हम? राज्यपाल बोलेंगे। तो 1956 में जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो अब संविधान में संशोधन करो, तो ये 7वां संविधान संशोधन लेके आए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे। उसके द्वारा जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया। जबकि पहले जब राज प्रमुख बनाए गए थे तो उनको कहा गया था कि लाइफ लॉन्ग, आजीवन आप इस पद पर रहोगे। अपने राज प्रमुख कौन? अपने सवाई मानसिंह सेकंड राज प्रमुख हुआ करते थे। सवाई मानसिंह जी ने नेहरू जी को लेटर लिखा, और नेहरू जी संविधान जब बना था आपने कहा था कि मैं इस पे आजीवन रहूंगा, आप तो मुझे 56 केंद्रीय कहा रहे हो, अभी तो मुझे कई साल और जीना है। नेहरू जी ने वापस उनको एक लाइन का बहुत सुंदर सा रिप्लाई भेजा। नेहरू जी ने कहा कि संविधान कभी पाषाण नहीं हो सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पत्थर नहीं बन सकता, पत्थर में चेंज नहीं होते होंगे। संविधान के अंदर समय अनुकूल देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किए जाएंगे, और देश काल परिस्थिति ये कहती है कि राज प्रमुख के पद समाप्त किए जाएं, बी प्रकार के प्रांत समाप्त किए जाएं, इन सबको ए में मिलाया जाए, इनको राज्य कहा जाए, और सब में राज्यपाल बनाए जाने चाहिए। उस व्यक्ति ने शिरोधार्य किया इस बात को, उस व्यक्ति ने इस बात को मान लिया, राज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए। अब जब राज्यपाल बनाने की बात आई तो अपने जो पहले राज्यपाल बनाए गए थे उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को अपने राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बना दिया गया था। अब राजाओं को 2 चीजें दी थी। राजाओं को एक तो पोस्ट दी गई थी कि तुम राजा के पद से हटोगे तो राजा की जगह तुम्हें बना देंगे राज प्रमुख। फिर पूरी रियासत का रेवेन्यू पहले तुम्हारे पास आता था, इकोनॉमिक जो भी संसाधन थे वो तुम्हारे पास थे, पर अब वो भारत सरकार के पास में रहेंगे। तो तुम्हें उसके बदले में हम पेंशन दे देंगे। पेंशन को बोलते थे प्रिवी पर्स। कई सालों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी ने कहा कि मित्रों, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के पास में पैसे हैं उनका मैं लेके गरीबों में बांट दूंगी। तो कई तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, हम पढ़ते हैं, और साथ में उन्होंने राजाओं के जो प्रिवी पर्स थे वो समाप्त कर दिए थे। तो 26वां संविधान संशोधन लेके आए थे, और 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के जो प्रिवी पर्स थे वो समाप्त कर दिए गए थे। हालांकि राजा इससे नाराज हुए थे, डैमेज कंट्रोल करने की भी कांग्रेस ने कोशिशें की थी। इन राजाओं को उस समय अलग अलग जगह पे, बाद में किसी को राजदूत बनाया गया था, किसी को पार्टियों की टिकटें दी गई थी, लेकिन कुल मिला के राजाओं के पास में जो प्रिविलेज हुआ करते थे, जो उनको पद और पेंशन दी जाती थी, वो दोनों समाप्त की जा चुकी थी। 7वें संविधान संशोधन द्वारा हमने राज प्रमुख के पद समाप्त किए थे, 26वें संविधान संशोधन द्वारा हमने प्रिवी पर्स राजाओं की पूरी तरीके से समाप्त कर दिए थे। तो ये बात भी थोड़ी सी आप याद रख लेना। इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब अजमेर मेरवाड़ा की बात है। मैंने अभी आपको बताया कि अजमेर मेरवाड़ा पहले एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था। अजमेर मेरवाड़ा जो था वो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो अजमेर मेरवाड़ा में भी चुनाव करवाए गए। वहां पर भी एक विधानसभा हुआ करती थी। हालांकि उस विधानसभा को बोलते थे धारासभा, और धारासभा में 30 मेंबर हुआ करते थे। पहले चुनाव हुए तो अपने इधर तो मैंने अभी बताया टीकाराम पालीवाल, जयेंद्र नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया किस प्रकार मुख्यमंत्री के रूप में बन रहे हैं। उधर जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय।
अपने एक बड़े नेता, गांधीवादी नेता, हटुंडी में महिला शिक्षा सदन चलाया करते थे किसी समय में, ये यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री बनाए गए। अब जब 1956 के अंदर ये कहा गया, 52 में चुनाव है, 57 तक आपको मुख्यमंत्री रहना था, बीच में 56 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें आई और राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाएगा। तो अजमेर मेरवाड़ा के विलय का सबसे अधिक विरोध यदि किसी व्यक्ति ने किया था तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। और हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा ये क्या तरीका है, आप अजमेर का विलय राजस्थान में किस प्रकार कर सकते हो? अजमेर एक छोटा राज्य है, छोटे राज्य का विकास तेज गति के साथ होता है, हमारे पास संसाधन है, उनसे हम विकास कर सकते हैं। यदि हमें राजस्थान के साथ मिला दिया गया तो हमारा विकास उतनी तेज गति से नहीं होगा। दिलीप सर का एक बहुत अच्छा सा वीडियो है, छोटे राज्य बनाए जाते हैं बड़े राज्य, उसमें आप उसके और पक्ष और विपक्ष जो भी है वो सुनना। हरिभाऊ उपाध्याय ने भी वैसे ही अपने पक्ष में तर्क दिए थे, पर जनता मुस्कुराई और जनता ने कहा कि हरिभाऊ जी हमें सब पता है, अजमेर का विकास तो पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, आपका विकास पक्का रुक जाएगा, क्योंकि आपको इधर सीएम कोई भी नहीं बनाएगा। याद रखना, आरपीसी का पूछा हुआ सवाल है कि कौन से एक नेता ने अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध किया था, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया था। अब जब अजमेर इधर मिलाया गया तो अजमेर को अपने राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। अजमेर को संभाग घोषित किया गया था। जो जयपुर संभाग था इसी का नाम अजमेर संभाग कर दिया गया था, जयपुर संभाग हटा दिया गया था, मतलब जयपुर नाम हटा दिया गया था। हालांकि इसका मुख्यालय था वो जयपुर के अंदर ही हुआ करता था, ये याद रखना, और संभाग का नाम अजमेर कर दिया गया था और इस अजमेर को इसमें शामिल कर लिया, 26वां जिला था। आप एक काम और करना, आप कमेंट में ये भी बताना कि हमारा 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां ये जो जिले, ये कौन कौन से जिले बने। आप देखना, यदि आप इनमें से किसी जिले के हो तो आप उसकी डेट भी देखना कि हमारा जिला कैसे अलग हुआ था। आप ये भी चेक करना कि किससे तोड़ के अलग किया गया था, क्योंकि जब अजमेर को इधर मिलाया गया तो जो किशनगढ़ रियासत हुआ करती थी पहले जयपुर जिले के अंदर आती थी, फिर किशनगढ़ को वापस तोड़ के उधर दिया गया था। अब वापस दिक्कत है, अब इधर कहा गया कि पहले तो हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा कि मुझे सीएम बनाओ। सीएम की बात आई तो कहा कि नहीं साहब, अब सुखड़िया जी सीएम बन चुके हैं 54 में, व्यास जी को हरा के बन चुके थे बड़े नेता, अब यही रहेंगे। हरिभाऊ उपाध्याय पहले तो अड़े कि नहीं चुनाव करवा लो, फिर व्यास जी ने साइड में ले जाकर उनको समझाया कि चुनाव करवा मत लेना, छोरा बदमाश है, मेरे को हरा दिया, तू मुराद जाएगा। तो फिर हरिभाऊ उपाध्याय जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं सरकार में आने के लिए तैयार हूँ। फिर इनको वित्त मंत्री बना दिया गया था, वित्त मंत्री रहे थे, बाद में सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे, ये आ गए थे। पर अब लोगों ने कहा अजमेर को राजधानी बनो, और कहा पृथ्वीराज चौहान के टाइम से देख लो, राजस्थान का यदि प्रशासन 1947 तक चलता था तो अजमेर से चलाया जाता था। अंग्रेजों ने अपना अड्डा बनाया था तो अजमेर में। अकबर के टाइम में, मुगल काल के अंदर यदि राजस्थान का हृदय कोई था तो अजमेर था। सल्तनत काल में भी राजस्थान कहीं से कंट्रोल होता था तो अजमेर से होता था। तो अब क्यों ना राजधानी अजमेर बनाई जाए, वापस दिक्कत आ गई। जब अजमेर ने राजधानी कहा तो जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर ने मुंह धोए। आबू ने भी कहा, आबू ने कहा कि अंग्रेजों की गर्मी में राजधानी भाई साहब हम थे, तो हमारी तरफ राजधानी क्यों नहीं आए। तो वापस कहा गया कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, वो इंक्वायरी कमेटी बता देगी कि राजधानी कौन होनी चाहिए कौन नहीं होनी चाहिए। इस बार इंक्वायरी कमेटी बनाएगी पी सत्यनारायण राव। मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि एक कमेटी बी.आर. पटेल कमेटी वो अलग थी, ये पी सत्यनारायण राव कमेटी अलग है। 2 सदस्य लिए गए इसके, एक का नाम था बी.के. गुहा। आप याद रखना, थोड़ा सा किताबों में ज्यादातर में कोई बी.के. गुप्ता लिख देता है, एग्जैक्टली इनका नाम बी.के. गुहा था, और एक थे वी विश्वनाथन। एक साथ पिछले वीडियो में भी आप देख लेना, उसमें शायद मेरा एक कोई, शायद मुझे याद नहीं यार, एसपी सिन्हा लिखा हुआ, एचपी सिन्हा है वास्तव में, एचपी सिन्हा थे सदस्य बी.आर. पटेल कमेटी में। बी.आर. पटेल थे, एक पुरी थे और एक सिन्हा थे, एचपी सिन्हा है, पर शायद उसके अंदर एसपी सिन्हा हो गया होगा, आप देख लेना, यदि एचपी है तो ठीक है, वरना देख लेना। पी सत्यनारायण राव और बी.के. गुहा और वी विश्वनाथन, इनको कहा कि भाई साहब वापस बताओ। इन्होंने कहा जब अब 7 साल जब हो गए जयपुर को राजधानी बने हुए, जयपुर के अंदर सारी सुविधाएं हैं, पीने की पानी की सुविधाएं हैं, दिल्ली के नजदीक पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा सा हो रखा है, इसलिए इसको राजधानी, इसको जयपुर को रखा जाना चाहिए। तो अजमेर का क्या किया जाए, तो अजमेर को बाकी चीजें दे दो। तो राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया था, केवल राजस्व ही नहीं दिया गया, बाद में तो इनको कहा गया कि आरपीएससी भी आपको दे देंगे, इनको कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आपको दे देंगे। तो कुल मिला के कई लॉलीपॉप देके अजमेर को भी अपने राजी रखा गया था। तो अजमेर की बातें थोड़ी सी आप याद रख लेना, किस किस प्रकार से अजमेर की बातें। इसके बाद में, अच्छा ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये दोनों बातें तो मैंने बता दी कि आपू देलवाड़ा को राजस्थान विलय के लिए मुनि जिनविजय सूर्य समिति बनी थी और इसमें दशरथ शर्मा भी सदस्य थे। ये भी मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि 19 जुलाई 1948 को लवा ठिकाना जयपुर रियासत के अंदर मिला दिया गया। अब एक बात हो, देखो 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण पूरा हुआ। मुझे लगता है 1 नवंबर राजस्थान के लिए लकी डेट है। राजस्थान बन गया, अब राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। आया 1 नवंबर 2000, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, और यहां के लोग मांग करें
एक प्रदेश के लोग मांग करेंगे हमारे लिए एक राज्य अलग से बनाया जाना चाहिए, मध्य प्रदेश को तोड़ के अलग से बनाया जाए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़ के एक अलग राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, और जैसे ही मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, मध्य प्रदेश छोटा हो गया और राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000। हमने कुछ ही नहीं किया, हम तो चुपचाप बैठे थे, पर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट रहा था हम तो देख रहे थे कि हे टूट गया, हमने कहा यस हम बन गए साहब, हम सबसे लार्जेस्ट, हम सबसे बड़े। तो आप भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कोई राज्य है तो अपने बड़ा राज्य, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ इस दिन अलग हुआ था। तो ये वाली बात भी थोड़ी सी आप याद रख लें। इस प्रकार ये हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। कभी राणा सांगा का, महाराणा राज सिंह का जो सपना था कि राजस्थान को हम एक करके देखें, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो सपना था कि हमारा राजस्थान पूरा एक हो जाए, वो सपना जाके 1 नवंबर 2000 को 1956 को जाके पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। आप पढ़ना अच्छे से, और भी इससे संबंधित कोई बातें हैं वो आप देखना। एक राजाओं के नाम मैंने पिछली बार ज्यादातर के बता दिए थे, एक सिरोही इस बार मिला, तो सिरोही के जो राजा हुआ करते थे अभय सिंह थे, अभय सिंह सिरोही के राजा थे। तो ये भी कोई बात याद रखो तो आप याद रखिए। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे।